हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक साउंड, चैप्टर नंबर 11, क्लास 8 एनसीईआरटी। सो एवरी डे हमें अलग अलग तरीके की साउंड सुनाई देती है, चाहे वो बर्ड्स की है, बेल्स की है, मशीन्स की है, व्हीकल्स की है, टेलीविजन साउंड हमें सुनाई देती हैं, रेडियोज। एंड जनरली हम कह सकते हैं साउंड इज़ ए form of energy which produce a sensation of hearing in our ears. Sounds एक एनर्जी की वो फॉर्म होती है जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारे कानों को सुनने के लिए। सो यहाँ अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लाइक मैकेनिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So these are the forms of energy. We have talked about mechanical energy. अपने previous chapter में पढ़ चुके हैं. You have been taught about conservation of energy. आपको पढ़ा दिया गया है, which states that we can neither create nor destroy energy. जहाँ से हमें ये पता चला कि energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form of energy to another. So when you clap, a sound is produced. जब आप clap करते हो, sound produce होती है. Can you produce sound without utilizing your energy? ऐसे कुछ भी नहीं करते हो कि आप कोई साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। इवन आप मुंह से भी बोल रहे हो तो आप कोई ना कोई एनर्जी तो दे रहे हो ना साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। सो विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? किस तरीके की एनर्जी आप यूज़ करते हो? लाइक अगर आप लाउड स्पीकर्स यूज़ कर रहे हो तो यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इट साउंड, राइट? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू ए मीडियम एंड रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। ये किसी मीडियम से कैसे ट्रांसमिट होती है और हमारे कानों को कैसे सुनाई देती है। नाउ तो टॉपिक 1 इज़ प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अगर हम कोई भी फोक लेते हैं या कभी हमने टेबल पे ऐसे हाथ से कभी ऐसे फिंगर को मार के देखा है तो वहाँ से हमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर कभी एक थ्रेड लो, अगर आप वो थ्रेड को एक तरफ से बांध लो किसी चीज़ में, उस थ्रेड को आप वाइब्रेट करो तो उसमें भी एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अलग अलग तरीके की साउंड्स हमें दिखाई देती है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पे, टेकिंग ए ट्यूनिंग फॉर्क एंड सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट prong on a rubber pad, bring it near your ear, अपने कान के पास लाओ तो आपको do you hear any sound? Yes, touch one of the prongs of vibrating tuning fork with your finger and share your experience with your friends. इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, आप ये कर सकते हैं कि जो फोक आप ले रहे हैं वहाँ से कुछ आपको साउंड सुनाई देते हैं। यस, इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है, इन द अबव एक्टिविटीज वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फॉर्क। हमने जब उसको स्ट्राइक किया तो हमें कुछ साउंड वहाँ से प्रोड्यूस होती समझ आई। सो वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हिला के, ब्लो करके, रब करके, स्क्रैच करके, प्लग करके हमें अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज पर द अबव एक्टिविटीज, व्हाट डू वी डू टू द ऑब्जेक्ट्स? हम क्या करेंगे? वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। हमने क्या किया? उस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट किया, वहाँ से प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस हुई। सो वाइब्रेशन का मतलब क्या है? वाइब्रेशन मीन्स ए काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। आगे और पीछे का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। द साउंड ऑफ द ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड। हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है उसमें वाइब्रेशंस की वजह से ह्यूमन वॉइस की साउंड प्रोड्यूस होती है। When a bird flap its wings, जब वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है, ऊपर नीचे करती है, do you hear any sound? क्या कोई तुम्हें आवाज़ वहाँ सुनाई दी है? Think how the buzzing sound accompanying a bee is produced. किस तरह से कोई भी जब कभी बी को आपने हनी बी या कोई भी बी को आपने कभी सुना है एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस। इवन मॉस्किटो इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, मतलब वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करता है जब आपके कान के पास से गुजरता है। तो ये किस तरीके की साउंड होती है? A stretched rubber band when plucked vibrates and produce sound. जब उसको तोड़ा जाता है या वो वाइब्रेट किया जाता है तो it also produce sound. If you have never done this, कभी तुमने ऐसा नहीं किया, then do it. तो फिर करो इसको and observe the vibration of the stretched rubber band. फिर जो stretch किया है उसकी vibrations को आपको observe करना है. And the second point is
इन्होंने एक एक्टिविटी दी है गाइस, आप वो करके देख सकते हैं। लाइक मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स विच पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। लाइक इफ़ यू आर प्लेइंग तबला, सो तबला तबला के ऊपर जो स्किन है वो आपकी प्रोड्यूस कर रही है साउंड। इफ़ यू आर प्लेइंग गिटार, सो स्ट्रिंग्स यानी जो इसकी स्ट्रिंग्स है वो आपकी साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग वायलिन, तो उसका ब्लो कर रहे हो आप, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, मतलब उनका डिफरेंट पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड्स, है ना। सो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो कोई भी साउंड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के टू एंड फ्रो मोशन, यानी जो हम जिसे कहते हैं वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, राइट। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड ए मीडियम। जिस भी सब्सटेंस से या जिस भी मैटर से वो हमारी साउंड ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, दैट मैटर और सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मीडियम। उसको क्या कहा जाएगा? मीडियम। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये कुछ भी हो सकता है। Sound moves through a medium from the point of generation to the listener। जहाँ से वो जनरेट हो रही है उस पॉइंट से और जिस तक साउंड जा रही है यानी लिसनर तक, वो किसी न किसी मीडियम से ही साउंड जाएगी, वहाँ से प्रोपेगेट करेगी। When an object vibrates, it sets the particles of the medium around it vibrating। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, सपोज करो कि आपने एक हाथ है उसके ऊपर भी कुछ आपने टच किया हुआ, नीचे भी टच किया। सो दिस इज़ द लेयर, मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ बस समझाने के पर्पज़ से कि दीज आर द लेयर्स ऑफ मीडियम। तो अगर आप हाथ ऊपर करोगे तो वो लेयर भी ऊपर जाएगी, नीचे करोगे तो वो लेयर भी नीचे जाएगी। तो जब आप हाथ का वाइब्रेशन करोगे तो वैसे ही उस मीडियम की वाइब्रेशन भी होगी। सो बस जस्ट ये समझाने के पर्पज़ से है, बस ये आपको समझाने के। सो इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। जब आप इस ऑब्जेक्ट को, यानी मैंने ऑब्जेक्ट माना अपने हाथ को, अगर मैंने इस हाथ को ऊपर नीचे वाइब्रेट किया तो मैंने क्या किया, इसके जो मीडियम के पार्टिकल्स थे उनको भी वाइब्रेट करा दिया ना। ऐसे ही वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगा, वो दूसरा तीसरे को पार्टिकल को वाइब्रेट कराएगा, तो वहाँ से जो हमारी वॉइस है वो हम तक पहुँच सकती है। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर, वो जो वाइब्रेशन है वो वहाँ तक ऑब्जेक्ट से हमारे कानों तक पहुँच सकती है। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो पार्टिकल हैं मीडियम के, जो हमारे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में थे, पहले तो वो डिस्प्लेस्ड होते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे, अभी उनका कोई मूवमेंट नहीं थी, अभी वो उनमें कोई वाइब्रेशन नहीं थी, पहले वो डिस्प्लेस्ड होते हैं। दैन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल। सपोज देखो इसमें छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि मैं मेरे पास कुछ भी एक फ्लैट सरफेस है, वहाँ पे ना मैंने बॉल्स रखी हुई हैं टच करके, ठीक है। एक बॉल के बाद दूसरी बॉल रखी हुई है, तो बिल्कुल टच करके रखी है। अगर मैंने पहली बॉल को पुश किया तो वो बॉल दूसरी बॉल पे भी प्रेशर डालेगी ना, उसको भी वाइब्रेट करेगी ना। बिल्कुल सेम वैसा ही है कि जो एक पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था, अभी उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं थी, जब आपने उसको डिस्प्लेस किया तो वो नेक्स्ट वाली पोजीशन के पार्टिकल को भी डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, उस पर भी फोर्स लगाएगा। सो it then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position। जिस रिजल्ट से उसके जो रिजल्ट आएगा यानी जो बराबर वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगा है उसकी वजह से एडजेसेंट पार्टिकल भी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाएगा और from its position of rest। So after displacing the adjacent particle, the first particle, भाई आप मुझे बताओ, आगे बॉल रखी थी, जो पहली बॉल है उसने जब दूसरी बॉल पे जाके फोर्स लगाया तो पहली बॉल तो अब रेस्ट में आ जाएगी ना, जो सेकंड बॉल है अब वो मूविंग हो जाएगी, ठीक है। तो वही सिचुएशन इसमें आएगी। जो फर्स्ट पार्टिकल था जो पहले इक्विलिब्रियम में था, जब आपने उसको डिस्प्लेस किया तो उसने सेकंड जो उसका एडजेसेंट पार्टिकल था उसने उस पे फोर्स लगाया। अब एडजेसेंट पार्टिकल हमारा पहले इक्विलिब्रियम में था, अब वो डिस्प्लेस्ड हो गया, तो जो फर्स्ट पार्टिकल था पहला वाला वो वापस ओरिजिनल मतलब रेस्ट में आ जाएगा, है ना। सो यही कहने की समझाने की कोशिश कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एडजेसेंट पार्टिकल गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट।
After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position, right? So this process continues in the medium till the sound reaches your ear. पूरे के पूरे मीडियम में ये प्रोसेस होता रहता है जब तक वो साउंड आपके कानों तक ना पहुंच जाए. The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium. वो जो disturbance create हुई है उस सोर्स से, सपोज करो कि आपने जो इनिशियल सोर्स था उस पे जो वाइब्रेशन की थी, वहाँ से जो पार्टिकल्स में डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो उस मीडियम के थ्रू ट्रेवल हुई है ना. नो द थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. वो नहीं. So a wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium set नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन. कभी आपने स्टिल वाटर को देखा है? वहाँ पे कभी एक पत्थर डाल के आप देखिएगा तो वो जो पहली वेव जनरेट होती है जहाँ पे वो पत्थर जो स्टोन आपने फेंका है उसके आसपास फिर वो वेव ना, पहली वेव थोड़ा दूर जाएगी और दूर जाएगी और दूर जाएगी, तो वो आपके आगे वाली वेव्स को यानी एडजेसेंट पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब करती है. बिल्कुल वही सिचुएशन है. सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन, सो दे इन टर्न प्रोड्यूस सिमिलर मोशन इन अदर्स. बिल्कुल सेम वैसा ही मोशन वो प्रोड्यूस कर देते. सो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव फॉरवर्ड देमसेल्स. वो आगे नहीं जाते हैं. ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पत्थर डाला वहाँ का पानी उठ के बिल्कुल दूसरी जगह जाके रख जाएगा. नहीं, उसने सिर्फ नेक्स्ट वाली जो वेव थी उसमें मूवमेंट स्टार्ट की और वो खुद अपनी पोजीशन में आ जाएगा, राइट. सो बट द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड. वो डिस्टर्बेंस होती रहती है, वो वेव्स आगे कैरी फॉरवर्ड होती है, पार्टिकल्स मूव नहीं होते. ऐसा नहीं है कि आपने स्टिल वाटर में एक स्टोन डाला और वो वहाँ से पानी उछट के, क्योंकि अब तो उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दी और वो दूर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. दिस इज़ वॉट हैपन्स ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम. ये है जो होता है साउंड के प्रोपेगेशन में किसी मीडियम में. हैंस साउंड कैन बी विजुअलाइज एज ए वेव. जो साउंड है उसको एज ए वेव विजुअलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टिल वाटर में समझाया. सो साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स. जो साउंड वेव्स हैं उनको मोशन ऑफ पार्टिकल्स में करेक्टराइज किया जा सकता है. यानी साउंड वेव्स क्या है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी मीडियम में, तो हम इसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव्स. ठीक है. एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स. एयर मोस्ट कॉमन मीडियम है जिससे साउंड ट्रेवल करती है. When a vibrating object moves forward, जब कोई vibrating object आगे forward move करता है, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. वो अपने आगे का एयर को पुश करता है एंड कंप्रेस करता है, तो वहाँ पे एक हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट करता है. सो दिस रीजन इज कॉल्ड अ कंप्रेशन. इस रीजन को क्या कहा जाता है? compression. This compression it starts to move away from the vibrating object. जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट था वहाँ से कंप्रेशन स्टार्ट होता है और ये आगे की तरफ चला जाता है. जैसे मैंने आपको स्टिल वाटर में कभी आपने देखा होगा, जो वाइब्रेशन जो वेव्स हैं वो जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पे आपने स्टोन गिराया था वहाँ से स्टार्ट होती हैं, वो आगे की तरफ मूव करती चली जाती हैं. बिल्कुल वैसा ही हमारा इस केस में होता है. सो दिस रीजन इज कॉल्ड अ कंप्रेशन. इस रीजन को क्या कहा जाता है? कंप्रेशन. दिस कंप्रेशन इट स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से इसने इनिशिएट किया था, शुरुआत वहाँ से हुई थी, अब ये उससे दूर होता चला जाएगा. When the vibrating objects move backward, जब वो पीछे होगा, it creates a region of low pressure. वो वहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर का रीजन क्रिएट होगा, कोल्ड रेयर फ्रैक्शन. उसे क्या कहा जाएगा? रेयर फ्रैक्शन. ठीक है. जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, लाइक वेव्स की फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊँ, मुझे लगता है कि वो समझाना ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपने जो स्टिल वाटर में जो आपने पत्थर डाला था तो उसमें कुछ वेव्स ऐसे क्रिएट होंगी. यानी मैं ये कह सकती हूँ कि एक ऊपर उठी और एक नीचे, राइट. तो वो जो ऊपर उठने वाली वेव है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि वो हमारा क्या है? कंप्रेशन. और जो एक वेव नीचे हुई तो हम उसे कह सकते हैं रेयर फ्रैक्शन. ठीक है. तो ये दोनों हमारे इस तरीके से हम समझ, ये है नहीं, इसको समझने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, बस मतलब बता रही हूँ. एज द ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आगे पीछे बहुत मूव करता है, अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस इज क्रिएटेड इन द एयर.
वैसे ही कंप्रेशंस की और रेयर फ्रैक्शंस की। देखो अब आप मुझे ये बताओ, जब बॉल रखी थी तो पहली बॉल ने जब दूसरी बॉल पे हिट किया तो वहाँ पे कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब वो बॉल वापस गई तो उतनी देर में तो क्या हुआ, रेयर फ्रैक्शन। अब फिर से शायद वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने उसको टकराया, फिर से वो वापस गई, तो दैट विल बी कंप्रेशन अगेन, है ना। तो वो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है, अ सीरीज ऑफ compressions and rare fractions created in the air. So these makes the sound wave. ये क्या बनाती है, sound wave that propagates through the medium. Compression is the region of high pressure जो हमारे किसी मीडियम से प्रोपेगेट होते हैं। कंप्रेशन क्या है, इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। जब वो बॉल फर्स्ट बॉल दूसरी बॉल से टकराई तो वो रीजन जहाँ पे देखो पहले तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से टकराई, तो कंप्रेशन कहाँ था, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के जस्ट पास। फिर वो टकरा के दूसरी जगह गई, वो आगे वाली बॉल से टकराई, तो अब कंप्रेशन कहाँ है, आगे वाली बॉल के पास। एंड रेयर फ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो गया, रेयर फ्रैक्शन ना। So pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. कितने पार्टिकल्स होंगे उस पे रिलेट करता है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ही प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने एक कमरा लिया, उसमें बहुत सारे बच्चों को पूरा ठूस ठूस के भर दिया। अब एक बच्चे को मैंने धक्का मारा, वो बच्चा आगे वाले बच्चे पे जो गिरेगा वो आगे वाले बच्चे पे, लाइक प्रेशर क्रिएट होगा नहीं होगा। और अगर मैंने वहीं थोड़ा लूज लूज छोड़ दिया तो एक पे प्रेशर क्रिएट किया, वो जो बीच में गैप है उसने दूसरे का प्रेशर कवर कर लिया, यानी प्रेशर कम होगा ना। तो सेम वैसा ही है कि अगर हमारा डेंसिटी हाई होती है तो प्रेशर भी हाई क्रिएट होगा, अगर डेंसिटी लो हो जाएगी तो प्रेशर भी लो क्रिएट होगा। सो वी कैन से दैट कि हाई डेंसिटी सॉलिड की होती है, लो डेंसिटी हमारी सॉलिड से लो होती है लिक्विड की, और उससे भी लो होती है गैसेस की। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर किस में क्रिएट होगा, सॉलिड में, उससे कम होगा लिक्विड में, और उससे भी कम होगा हमारा गैसेस में। सो here are some questions about this topic which you have read yet. How does the sound produced by a vibrating object in a medium reach your ear? कैसे कोई साउंड प्रोड्यूस होती है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट में किसी मीडियम में जो आपके कानों तक पहुंचती है। तो ये आपको क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय योर स्कूल बेल। आपके स्कूल बेल से कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। Why are sound waves called mechanical waves? Sound waves को mechanical waves क्यों कहा जाता है? Suppose you and your friend are on the moon. So will you able to hear any sound produced by your friend? क्या आप सुन पाओगे? पहले इसके लिए आपको समझना होगा कि क्या मून पे मीडियम है, क्या वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप नहीं सुन पाओगे, राइट। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, हालांकि आप फिर भी आपको खुद से सॉल्व करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर से शुरू करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। शेयर प्लीज़ ज़रूर ज़रूर कर देना, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑन लाइक इस तरीके से मैं ऑनलाइन आके पढ़ा रही हूँ। वैसे मैं एज ट्यूटर काम करती हूँ मेरे ट्यूशन सेंटर पे, बट स्टिल मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं फ्री में कुछ दे सकती हूँ तो मैं आपको देती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना गाइज। बाय बाय, टेक केयर।